स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बंगाल में आए चुनावी नतीजे के बाद टीएमसी के हाथों से सत्ता खिसककर बीजेपी के हाथों में चली गई है, लेकिन टीएमसी जनादेश को मानने को तैयार नहीं है। 7 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नई सरकार का जल्द गठन होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है, लेकिन नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वे लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो बंगाल का नतीजा आने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जब वे बूथ पर पहुंची तो सीएपीएफ ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। उनके पीठ और पेट पर लात मारी गई। ममता ने कहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र और बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया, उसी तरह बंगाल में भी लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने ऐलान किया है कि वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को पूरा हो रहा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप, हम चुनाव हारे नहीं, हमें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर हासिल की जीत। इस चुनाव का विलन है चुनाव आयोग। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से है। एसआईआर से हटाए गए 90 लाख वोटर। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। चुनाव में करारी हार के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि वे चुनाव हारी नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। चुनाव आयोग विलन है। ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से है। उन्होंने कहा कि एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमें मिलकर हराया है। ममता ने कहा कि वे नहीं हारी, इसलिए लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने आगे जो कहा उससे चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठते हैं। भवानीपुर में ममता के काउंटिंग सेंटर पर क्या हुआ, ये सुनिए ममता बनर्जी की जुबानी। After first round you started saying BJP is getting 200, 195. You didn't wait up to the final result. Even you didn't wait to see the 5 round, 6 round. And after that campaigning with the press media, the BJP went to the inside of the polling station and they started beating the people, beating the counting agents. When I came to know all the counting agents are withdrawn, that time I was leading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPF and 200 outsiders group, and then they are beating our people. Even the women were not spared, and they snatched all the 17 seat form. When I came to know, I started going there. First they stopped my car in the Jogobajar area, but I moved from the other way. When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am a candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normal C is restored. Even nobody is from our side. My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside.
and they abused, physically manhandled, assaulted, and you cannot imagine what happened because that time CCTV was off. ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे, आप हमको बताइए जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। व्हाई दे स्नैच्ड आउट पेपर? व्हाई दे डिडंट अलाउ आवर काउंटिंग एजेंट एंड मी टू अटेंड द काउंटिंग? वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ जनता की भावनाओं का अनादर ही नहीं है, बल्कि यह संविधान की मर्यादा का भी हनन है। এই ধরনের কোনো কথার কোনো উত্তর কেউ দিতে পারে বলে তো আমরা জানি না। তার কারণ হচ্ছে যে ধরনের কথা উনি বলছেন সেটাতে উনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছেন। উনি কিছুদিন ধরে প্রচারের আড়ালে থাকতে চাইছেন এইসব ধরনের কথা বলতে। এইসব জোকারির কোনো উত্তর ভারতীয় জনতা পার্টি বা সংবিধানে বিশ্বাস করা কোনো রাজনৈতিক দল দিতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ হচ্ছে কোন ব্যক্তি তিনি যদি সুস্থ মস্তিষ্কের হন এবং তিনি যদি সাংবিধানিক সমস্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি জানেন, তাহলে তিনি এই ধরনের কোনো কথা বলতে পারেন না। ममता का कहना है कि पार्टी और लोकतंत्र के लिए लड़ना वे नहीं छोड़ेंगी। इंडिया ब्लॉक पूरी तरह उनके साथ है। वे जल्द ही इस लड़ाई को लेकर सड़कों पर लौटेंगी। सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता। तो बंगाल में चुनावी नतीजे आए हैं और टीएमसी के हाथों से सत्ता खिसक चुकी है। बीजेपी वहां पर आज़ादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त सामने रख दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, पहला। दूसरा कि उनका कहना है कि उनकी बीजेपी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लड़ाई है और जब वो अपने बूथ पर गई थी तो उन्हें मैन हैंडल किया गया, उन्हें पीटा गया, उनके साथ गाली गलौज, लंबी आरोपों की लिस्ट है। किस रूप में विपक्ष इसको देख रही है, भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या इस तरह का मामला पहले कभी किसी राज्य में हुआ है? हमारे दर्शक ज़रूर इन तमाम चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं और हम डिटेल में अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम मेहमानों का तारुफ कराते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाई साहब हैं, बीजेपी के नेता। अशोक साहब बहुत स्वागत है आपका। अख्तर अली साहब हैं, कांग्रेस के नेता। अख्तर साहब बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु शाह है, टीएमसी के नेता। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। और मृणाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। मृणाल जी बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, ये क्या हो रहा है? आप लगातार इस पूरे चुनाव में हमारे मेहमान रहे हैं, टू द पॉइंट के आप गेस्ट रहे हैं। आपने सहजता से स्वीकार किया कि भाई हार हमारी हो गई। ठीक है, आरोप आपके जहां थे, आप आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, लेकिन ये एक नई क्या सियासत शुरू हो गई है कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या देश में इससे पहले इस तरह की कोई घटना हुई है जहां पर हारने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो? पहली बात कि हमने आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट किया था कि ये अभी रुझान जो आप देख रहे हैं, हम लोग मैजिकल नंबर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, और आपके स्टूडियो से निकलने के बाद जो हमने सारे बूथ, जो भी विधानसभा जिनकी जिम्मेवारी हमारे पास थी, उनका हमने जायजा लिया फोन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो ये उसमें एक बहुत गहरी साजिश निकल के आई कि पिछले कई इलेक्शनों से जो चुनाव गिनती का जो प्रक्रिया था, जहां से शुरू होता था, उस चीजों को वहां पे शुरू ना करके, गिनती को वहां से ना शुरू करके ऐसे क्षेत्र से शुरू किया गया जिसमें कि टीएमसी को वोट कम आए। और जब 5 राउंड 6 राउंड के बाद दिखाया गया कि बीजेपी की इतनी बढ़त हो चुकी है, तो उसके बाद क्या है कि वहां की जनता जो है
आक्रोशित हो गए, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आक्रोशित हो गए और मारपीट होने लगे। तो सारे कार्यकर्ता वहां से निकल गए क्योंकि फोर्स भी वहां पर थी। उसके बाद काउंटिंग के 2 बजे के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। एक भी राज्य का अधिकारी रखने की अनुमति तो नहीं थी। अब दूसरी बात है कि बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है। तो आपको हम ये भी बता दें कि खुदीराम बोस पहले ऐसे सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्होंने फांसी दी थी। अभी बंगाल से होकर पहली बार हुआ था। तो पहली बार बहुत चीज आपने बंगाल में देखा होगा। और ममता बनर्जी कोई ठेपा छाप या फिर कोई अनपढ़ नेता नहीं है। ममता बनर्जी एक पढ़ी लिखी नेता है और वो खुद एडवोकेट हैं और उन्होंने एमए भी किया हुआ। तो कोई भी बात बोलती है, अगर उनसे कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मांगता है तो दिखाती है, ना कि एफिडेविट दिखाती है। तो वो अगर बोल रही है किसी चीज को तो पार्टी के लोग हम इसको स्वीकार करते हैं कि ममता बनर्जी अपना पक्ष मजबूती से रख रही है और आगे भी रखेगी। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई पढ़ी लिखी है, सब चीज़ों को जानती समझती है, सत्ता इतना दिन तक संभाला, उन्हें तजुर्बा भी है। लेकिन 80 सीटें हैं, क्या इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा कि भाई फ्लो टेस्ट के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, 80 सीटों के साथ फ्लो टेस्ट में धड़ाम से गिर जाएंगे? तो ये बात जानते हुए भी ये कहना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, बहुत ऑप्शंस हैं अभी बचे हुए, तो आप कह रहे हैं कि भाई जानकार हैं, जानती हैं, तो वो सारी चीजें तो धरी की धरी रह जा रही है। 100 सीटों पर जो दीदी ने कहा कि हमारे साथ गलत किया गया है गिनती के माध्यम से, तो एक बार दीदी जब बोलती है कि रिकाउंटिंग के बाद हो जाने दीजिए, होने से सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया अगर वही रहेगी तो फिर तो वही रिजल्ट आपको नजर आएगा। तो यहाँ तो पूरी तरीके से देखिए, चुनाव को जिताने के लिए ये चुनाव लड़ा गया, चुनाव को लड़ा नहीं गया, चुनाव को जिताया गया, कब्जा किया गया चीजों को, सारे सिस्टम को कब्जा करके और बंगाल पे कब्जा किया गया, जीता नहीं गया, जीते हम लोग थे। और हमारे 70 विधायक जो निकल के गए थे उन्हीं में से 77 हुए थे। और इस बार भी जो हमसे निकल के जाते वही विधायक बनते, उसके अलावा इनका होना कुछ नहीं था। चलिए अशोक का रुक करता। अशोक, एक लंबा इंतज़ार आप लोगों का था और लगातार आप लोग मेहनत भी कर रहे थे। बंगाल में आज़ादी के बाद से आप लोग सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आए और प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता पे आए। एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन फिर इंतज़ार है। ममता बनर्जी करेंगी भाई इस्तीफ़ा नहीं देंगे, सरकार गठन की प्रक्रिया किस रूप में देखते हैं ये नया जो राजनीतिक क्रम बंगाल की सियासत में उठ रहा है? इब्राहिम जी, सबसे पहले बंगाल की उस धरती को नमन, बंगाल के मतदाताओं को नमन, जिसने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मस्थली पे भारतीय जनता पार्टी कभी वहाँ सरकार नहीं बना पाई थी। वो 30 हर कार्यकर्ताओं के अंदर थे। वो बंगाल की धरती पे बंगाल के भूमिपुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि, बंकिम चंद्र चटर्जी की भूमि जैसे महापुरुषों की भूमि को आज नमन करने का दिन है और आज उन सभी को प्रणाम करने का दिन है कि उनकी भूमि पे भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराया है, कमल फूल लहराया है। देखिए, अभी बात हो रही थी ममता बनर्जी, मैं उनका स्टेटमेंट भी सुन रहा था कि नहीं, मैं चुनाव हारी नहीं हुई, मुझे हराया गया है, ये उनका बयान अभी चल रहा था। मैं ममता बनर्जी जी के बातों से 100 नहीं 200% एकदम उनके बातों पे मैं एडमिट करता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी हारी नहीं, उनको हराया गया है। हराया गया है बंगाल की उस जनता के द्वारा हराया गया है जिस बंगाल की जनता के अधिकार को हनन करने के लिए रेड कारपेट बिछा के बांग्लादेश से घुसपैठी और रंजा घुसपैठी को इन्होंने आवाभगत की थी। बंगाल की जनता ने उनको हराया है, इसलिए हराया है क्योंकि वह टीएमसी के गुंडों, अपराधी का वहां प्रचम था। लगातार वहां बंगाली जनता जो थे, बंगाल के मतदाता वहां के नागरिकों के ऊपर अत्याचार करते थे। बंगाल की जनता ने उनको हराया इसलिए क्योंकि बंगाल के हिस्से, उनके हिस्से के चीजों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देने वाले टीएमसी सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। मैं ममता बनर्जी जी की बातों से सहमत हूं। देखिए, आज यही लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे लोकतंत्र और संविधान की,
आज जब बंगाल की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है, बंगाल की जनता ने इनको विराट और भव्य अपना जो मतदान दिया है, जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इनको रात की नींद उड़ी हुई है। इब्राहिम जी, रात की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि इनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं था, इनको तानाशाही व्यवस्था पे विश्वास था। इनको लगता था कि बंगाल में शासन होगा तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का होगा। ये भूल गई थी कि यह देश लोकतंत्र से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता है। और बंगाल की जनता ने बता दिया कि जब जब बंगाल में तानाशाही शासन कायम होगा, जहां लोकतंत्र में आस्था रखने वाले बंगाल के मतदाताओं ने उनको आईना दिखा दिया कि यहां मालिक कोई ममता बनर्जी जैसा तानाशाही नहीं है, मालिक बंगाल की जनता है। और उनको कुर्सी से उतार के ऐसे फेंका कि 208 सीट के साथ में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट के साथ में वहां सरकार बनाने जा रही है। आज यही लोग संविधान की दुहाई देते थे कि संविधान खतरे में है। आज दीदी को संविधान याद नहीं आ रही है। आज संविधान का पुर्जा पुर्जा पढ़ने वाली ममता दीदी और टीएमसी के मेरे साथी लोग शायद संविधान को पढ़ना भूल गए, बाबा साहब के लिखे गए बातों को याद करना भूल गए। अरे साहब, आप हार मान लीजिए, अब आप हार चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम 2011 में 0 सीट था इब्राहिम जी, 2016 में हमारे पास 3 सीट आई, 2021 में हमारे पास 77 सीट आई। और हम संघर्ष के बल पे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, मौत के बलि चढ़ा दिया गया। उसके बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम्युनिस्ट से लड़े, कभी तृणमूल कांग्रेस से लड़े, और आज लड़ते 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 संघर्ष करते करते अपने संघर्ष के दम पे 0 से लेकर 208 सीट तक आने का काम किया है। उसके लिए हम लोग को इंतजार 2011, 2016, 2021 और 2026 का इंतजार करना पड़ा। ये लोग बोलते हैं हमारे मैंडेट को छीनने का काम किए। अरे हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, आपके गुंडों ने उनको मारा है, पीटा है। जब जब तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती थी तब तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूली में चढ़ा दिया जाता था और आरोप में लिखा जाता था उनके पीठ में कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, यही इनका गुनाह है। साहब, आप लोग भूल गए उस बात को। आज बंगाल की जनता और देश की जनता बंगाल के मतदाताओं को साधुवाद करना चाह रही है कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में बंगाल की जनता बढ़कर, निर्भीक होकर, बेखौफ होकर वोट डाली है। और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का वहां तानाशाही खत्म हो गया, ममता बनर्जी टीएमसी के तानाशाही खत्म हो गया। ठीक है, आपकी बात आगे मुकम्मल हो गई। लोकतंत्र कायम है, बाबा साहब का संविधान कायम है। चलिए सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी लगातार पश्चिम बंगाल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें अशोक बड़ाइक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष इसी बात को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहता है कि संविधान खतरे में, संविधान को बीजेपी मिटा देगी, संविधान के दुश्मन है बीजेपी। लेकिन ये जो ममता बनर्जी अब इस्तीफा नहीं दे रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो गया है, ये तो विरुद्ध संविधान जा रहा है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। किस रूप में देख रहे हैं बंगाल की ये नई जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हुई उसको आप? देखिए, ममता बनर्जी ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यह हठ धर्मिता है और कहीं ना कहीं यह संवैधानिक संकट है। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में 7 मई को जो है वो ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। और वैसे में पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए यह मौका मिल गया है। कई लोगों ने कहा कि इससे पहले के चुनाव में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूम रही थी, पैर में पट्टी बांध दिया था और ममता बनर्जी को नाटक करने की आदत है। अब देखिए, जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वैसे में वो कैसे संवैधानिक संकट उत्पन्न करना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और ना ही लोक भवन जाएंगी। लेकिन आप समझिए कि चूंकि 7 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, वैसे में राज्यपाल के पास भी यह अधिकार है कि या तो वो ममता बनर्जी को राजभवन बुलाए, लोक भवन बुलाकर ये पूछे कि क्या उनके पास बहुमत है या फिर बर्खास्त किया जाएगा। और बीजेपी के लिए, बीजेपी को जो है वो न्योता बनाने के लिए यह नियम है, यह संविधान बताता है कि जो भी लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, राज्यपाल उसे सरकार बनाने के लिए जो है वो न्योता दे सकते हैं। तो वैसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, चूंकि आप देखिए 15 साल से पश्चिम बंगाल की शासन में रही हैं, बड़े नेता के रूप में पहचान है उनकी, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर में जो है वो बड़े लीडर के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन ये हठधर्मिता आखिर क्यों, वो ममता बनर्जी को जो है वो समझना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने भी अपनी समस्या रखी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से सीआरपीएफ, ईसीआई,
भारत सरकार और बीजेपी ने मिलकर जो है वो ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनाव हरवाया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मतगणना केंद्र पर मतदान केंद्र पर जो है वो कब्जा कर रखा था सीआरपीएफ और चुनाव आयोग के लोगों ने। तो ममता बनर्जी की भी अपनी दलीलें हैं, उनके अपना आरोप हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जानबूझकर जो है वो एसआईआर लागू किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 90 लाख ऐसे लोगों का नाम काट दिया जो कि टीएमसी के वोटर थे। उन्होंने कहा कि करीब 100 सीटें जो है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे लूट लिया। तो सवाल वही है कि चलिए, कई आरोप है ममता बनर्जी के, और इन आरोपों से एक नई सियासत तो बंगाल में शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। अपने मेहमानों का रुख करते हैं मृणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। मृणाल जी, जिस तरह से ममता बनर्जी अब आरोप लगा रही हैं, पहला, दूसरा इंडी ब्लॉक को मजबूत करने की वकालत कर रही हैं। ये कवायद तो शुरू हुई थी बहुत कई साल पहले, और उस वक्त ममता बनर्जी सबसे पहले छटक कर निकली थी उस बैठक से, और ब्लॉक का क्या सूरत हाल हुआ था आप भी जान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार, बीजेपी, कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला, ममता बनर्जी कह रही। जब सब के खिलाफ मुखालफत के स्वर है तो कहां से इंसाफ मिलेगा अगर उनके आरोपों में सच्चाई है? तो क्या किस रूप में देख रहे हैं आप तमाम चीजों को? इब्राहिम जी, ऐसी बात है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी से हम लोग वहां हम बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों से आप समझौता कर ले, तो उन्होंने हम लोगों से समझौता नहीं किया, और तब वो कह रहे थे कि हम एकला चलेंगे। तो फिर हम लोगों का बेसिकली क्या बस जाता है, हम लोग तो नेशनल पार्टी है और अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतर गए, और 294 सीट पर हम लोगों ने चुनाव डट के लड़ा, और आपने देखा कि 0 से 2 सीट भी प्राप्त किया। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने जो आरोप लगाया है, जो बीजेपी की सरकार जो अभी चल रही है केंद्र में, आपने देखा होगा कि वहां पर जो है ये बार बार जो अभी बीजेपी के हमारे मित्र हैं वो गला फाड़ फाड़ कर रहे थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस गए। तो हमने जब बार बार इनसे पूछा, जब एसआईआर बिहार में हुआ था उस टाइम भी हम लोग पूछे थे कि भैया आप बता दीजिए कि कितने बने घुसपैठिए हैं, तो इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया। वही बात जब हम लोग बंगाल में पूछ रहे हैं, देखिए कि सबसे पहले तो इन्होंने 27 लाख वोट काट दिया ममता बनर्जी जी का, चाहे जो भी जिनके संपर्क में वो वोटर रहे होंगे। अब ये बताइए ना कि जो न्यायाधीश थे, जो लोअर कोर्ट के न्यायाधीश थे माने कलकत्ता के, उनका वो कौन बांग्लादेशी थे, कौन घुसपैठिए थे, उनका वोट क्यों काट दिया उनके परिवार का? और जो बीएलओ थे वहां सरकारी कार्यक्रम में भाग ही ले रहे थे, उनका भी वोट आप लोगों ने काट दिया। तो वो किस प्रकार के घुसपैठिए थे? आप केवल नाटक करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की हत्या करते हैं। और देखिए कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जो एलओपी है देश के, आज ममता बनर्जी जी से भी बात किया है, और मैं आपको बोल देता हूं कि जहां जहां लोकतंत्र की हत्या होगी, जहां जहां बाबा साहब के बनाए गए संविधान की हत्या किया जाएगा, वहां पर हमारे नेता जो है राहुल गांधी खड़े हुए मिलेंगे। अब इनको मैं बता देता हूं कि ये बार बार पिपड़ी बजाते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी। मैं आपको बता देता हूं, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो हम लोगों ने भी एसआईआर करवाया था, और 80,000 हम लोग घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम किया। ये बताइए ना, अभी तक इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। मुश्किल से 4,000 लोगों को घुसपैठियों को बाहर निकाले हैं, या कुछ उससे भी कम निकाले हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रीट कर रहे हैं, जनता देख रही है बंगाल को। आप देख लीजिए, बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी है जो आतंक का साम्राज्य फैलाई हुई थी। अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कौन लोग आतंक फैला रहे हैं। कभी टीएमसी के माने ऑफिस जलवा रहे हैं, तो कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। और जो 15 साल वहां की शासन कर चुकी है ममता बनर्जी, वो सीधा आरोप लगा रही है कि जब हम भवानीपुर के काउंटिंग के जगह पर थे तो वहां के जो सीआरपीएफ थे हमको मारने और धकियाने का काम किया। तो बताइए ना, ये महिला बिल भी जो लेके आए तो बंगाल के माने चुनाव को देखते हुए लेके आए। अरे हम लोग 2011 में ही हम लोग राज्यसभा से पास कर दिया था, लेकिन इन्हीं लोग के जो चट्टे बट्टे हैं बीजेपी के लोग, उन्होंने लोकसभा में उसको पारित नहीं होने दिया। फिर 2023 में ये लेके आया आरक्षण बिल को, महिला आरक्षण बिल को, वहां भी हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और उसको पारित करने का काम किया। अब देखिए कि जब बंगाल का चुनाव स्थापित चालू हुआ कि इन्होंने नया बेसिकली खेल दिया, तो वो क्या करना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। वो महिला बिल के आड़ में
देश का परिश्रम करना चाह रहे थे, तो ये अपने नेताओं को बचाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम लेके आते हैं। अरे ये झूठे की सरकार है। जिस प्रकार से अभी देखिए कि ये लोग कहा करते थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, अब देखिए कि जिस प्रकार से गैस का दाम इन्होंने कमर्शियल गैस का दाम लगभग 4000 पहुंचा चलिए दिया। मृणाल जी, तो बताइए कि थोड़ा सा हम लोग युवा डिटेल हो रहे हैं। ये तो आरोपों अब की बात है। जैसा मृणाल जी कह रहे हैं, अख्तर अली साहब आप ही से जवाब ले लेते हैं। आपके नेता भी खड़े रहेंगे जहां जहां लोकतंत्र खतरे में रहेगा, लेकिन जो ममता बनर्जी का आरोप है, ठीक है, आरोप पे हम नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरह से कह रही कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और उसके विरुद्ध खड़ी हो रही है, क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी? विपक्ष एकजुट होकर के और विपक्ष का कोई नेता अगर किसी चीज़ के लिए बिगुल फूंकती है तो सारे विपक्ष को एक होना ही पड़ता है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बंगाल में किस तरह हिंसा होता था और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता था, तो आज तो बंगाल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उपद्रव मचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का हम दुहाई देते हैं और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो कल निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था कि किसी तरह का कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलेगा। तो सिर्फ ये विपक्ष के लिए आदेश रहता है क्या? अगर था तो कल हावड़ा ब्रिज में लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो बीजेपी कार्यकर्ता निकल के उद्दंड मचा रहे थे और जगह जगह बीजेपी कार्यालय, टीएमसी के कार्यालय को जलाया जा रहा है और दीदी का भेष बना करके और जिस तरह उसे हुटिंग किया जा रहा है, एक तो महिला सम्मान की बात करने वाले महिला का किस तरह से अनादर कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, इस चुनाव में हर कोई ने देखा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जितने लोग हैं 30 लाख सभी को आप वोट देने का नया लिस्ट जारी करो और उनको वोट देने का अधिकार दो, लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया? मात्र 176 लोगों का नाम को शामिल किया और उनको वोट देने का अधिकार दिया। तो फिर ये तो संविधान का उल्लंघन कर ही रहे हैं। उसी चीज़ की लड़ाई हम लड़ते हैं कि हर चीज़ आज इनके पॉकेट में हो गया, बीजेपी अपने पॉकेट में रख लिया है। आप चाहे सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दो, मेरे मन मुताबिक आदेश दो, नहीं दोगे तो तुम्हारी आदेश की धज्जियां हम उड़वाएंगे, जिससे भी उड़वाएंगे। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से आदेश दिया था, देखिए आज उसका किस तरह से धज्जियां उड़ाया। तो जो आदेश निर्वाचन आयोग ने दिया था, क्या उसका बीजेपी ने पालन किया? नहीं किया। नहीं किया तो क्या वहाँ जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उन पर कार्रवाई किया? नहीं किया। तो ये क्या दर्शाता है? आज अगर संवैधानिक मूल्यों का अगर हनन अगर कोई कर रहा है इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी खुली नंगा नाच रही है। वो बंगाल देख रहा है कि किस तरह से टीएमसी के लोगों को या आम लोगों को वहां पर जो मारा जा रहा है, दफ्तरों को जलाया जा रहा है। जलाते जलाते आज तो एक वीडियो हम लोगों के सामने आया किया और इब्राहिम साहब एक बात बता रहा हूँ, आज 60 और 80 का रेशियो आ गया। नहीं देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज का जो दुखद घटना इस तोड़फोड़ में जो देखने को मिला, ये बीजेपी वाले इतने अंधे हो गए हैं कि तोड़ते तोड़ते स्वामी विवेकानंद का भी मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया। वहां दफ्तर में जो लगाया हुआ था उन पोस्टरों को तोड़ के और जला दिया उसको। तो किस मानसिकता का ये लोग है? उद्दंड कौन मचाते थे, दंगाई कौन थे, आज देखने को मिल रहा है। ये आरोप लगाते थे, लेकिन आज हकीकत करते हुए जो जनता देख रही है कि वाकई में दंगाई कौन थे, उद्दंड मचाने वाले कौन थे, चुनाव परिणाम के बाद में हार नहीं पचाने वाले लोग कौन थे और दंगा कौन करते थे, आज जनता देख रही है बंगाल में जो हो रहा है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा नहीं बाकी। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम आगे भी हाजिर होंगे। तो बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद भी वहां पर सियासत चल रही है, कहीं कहीं से हिंसा की खबरें आ रही है। उस बीच ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त सामने रख दी और साफ तौर पर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रही है। दर्शकों को बता दें कि सरकार का कार्यकाल 7 तारीख को समाप्त हो रहा है और इस ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नया सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। अपने मेहमानों के पास हम वापस लौटते हैं और उन्हीं से जाने समझने की कोशिश करते हैं। नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे अपने दर्शकों से और उसके बाद फिर उनसे ही सवाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मेहमानों के पास जा पाए, पीसीआर
अख्तर अली साहब हैं और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंदन तिवारी साहब। कुंदन तिवारी साहब स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू है। कुंदन साहब आप आएंगे, से आपका स्वागत करते हैं नक्षत्र न्यूज़ में। कुंदन साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं जो नया सियासी बवाल हो रहा है बंगाल में कि इस तरह के आज़ाद भारत में तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कहीं हुआ कि आपके पास नंबर्स नहीं है फिर भी आप कह रहे हैं भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे। किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ना, कल से मैं एक लाइन कह रहा हूँ, लगभग सभी चैनलों में एक लाइन मैंने कहा है। वो लाइन ये है कि 1960s के बाद जो टर्नओवर हुआ, क्योंकि अग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जिसका मुख्य कारण है कम्युनिज्म उनके अंदर है। कम्युनिज्म का मतलब कम्युनिस्ट नहीं, द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, द स्टाइल ऑफ अग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सड़कों पे उतर आएंगे, हम आपके लिए मतलब 1-to-1 बात करेंगे। एंड देयर इज ए जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है ना, जैसे अगर ऑल स्टेट्स में पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है कि सोशल मीडिया सेक्शंस बहुत बदले हैं, वहाँ है, पर सड़क पे उतरने की संख्या ज़्यादा है। तो वही अग्रेशन कम्युनिस्ट से पास हो गई ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी को उसी अग्रेशन से हराया भारतीय जनता पार्टी ने। और करंटली जो ममता बनर्जी कह रही है, लोकतंत्र में सही बात है, कभी हुआ नहीं है, वो कह रही है कि मुझे फोर्सफुली हराया गया है। और कुछ दिन पहले तो अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया था कि चुनाव आयोग के तौर पे कि चुनाव किसी को ये लगता है कि ईवीएम में घोटाला है, मुझे तो नहीं लगता है प्रॉब्लम है ईवीएम में। खुद उन्होंने एक बयान दिया है कि ईवीएम में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है, जिसको प्रॉब्लम लगता है चुनाव आयोग ने सब कुछ फेयर एंड बहुत बढ़िया से कराया था। इलेक्शन के अनाउंस के जिस दिन ईवीएम को उनकी रोटेशन हो रही, उसके 3 दिन पहले बताया था उन्होंने कि मैं रोटेशन करके आया, अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम है तो कांग्रेस बोले, मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुद एक वीडियो में जारी करके बोला है। तो अगर ये ना ईवीएम में प्रॉब्लम है, ना आपके इलेक्शन पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो चुनाव हारने के बाद इस्तीफा तो दे देना चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, दोबारा इलेक्शन आएगा, दोबारा लड़ लीजिएगा, दोबारा सीएम बन जाइएगा। ये एक एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था कर्नाटक का, अगर आपको याद होगा तो, और कोर्ट तक ये मामला गया था। कोर्ट ने भी ये कहा था कि सरकार किसकी रहेगी ये विधानसभा के पटल पर होता, फ्लोर टेस्ट सबसे इजी वे आउट होता है। क्या मतलब नंबर्स आपके पास नहीं है और आपको पता है कि भाई फ्लोर टेस्ट में आपको जाना होगा, फ्लोर टेस्ट में आप धड़ाम से गिर जाएंगे, बावजूद इसके ये किस तरह की पॉलिटिक्स है कुंदन जी? देखिए, बेसिकली क्या है, ममता बनर्जी ने जितने पॉलिटिक्स, जब से उनका पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है इस देश में, वो लगातार सत्ता में रही है, चाहे केंद्र में रही, जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में रही, केंद्र में रहने के बाद आज वो प्रदेश में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। समझने वाली बात है, कभी कभी किसी माइंडसेट में ऐसे बहुत जगह प्रदेशों में हुआ है जहां पे लगातार सत्ता में बने रहने के बावजूद लोगों को लगता है कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में अगर मैं कभी लगातार ये हार का मुंह नहीं देखा तो मैं हार का मुंह नहीं देखूंगा, देखूंगी या देखूंगा। पॉइंट ये है कि अगर आप इस चुनाव को एक्सेप्ट करते हैं कि चुनाव भी कोई चीज होती है और लोकतंत्र भी कोई, अगर इसको आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस मानना पड़ेगा। ये क्रिकेट मैच की तरह भैया कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया है, चाहे एज लगा है, चाहे मैच हार गए, 1 रन से हारे, आपके क्या हुआ, कीपर ने कैच नहीं पकड़ा, कोई भी जो पॉइंट ऑफ मिस्टेक्स हो सकता था आपकी टीम की तरफ से किया गया, लेकिन वो मैच को हारा ही माना जाएगा। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि उस हारे हुए मैच के बाद दोबारा मैच होगा, तो दोबारा आपके पास चांस है जीतने का, अपनी बातों को रखने का, अपने आप को दोबारा साबित करने का। ना वोट स्ट्रक्चर बदलेगा, ना स्टेट बदलेगा, कुछ बदलेगा भी नहीं। आप चुनाव लड़िए और दोबारा अपने आप को साबित करिए। लवलुब, आप थोड़ा सा बचपन के तौर पे ले जाए तो मुझे लगता है कि संभवतः आपने भी ये चीज़ किया होगा कि बल्ला आपका है, हम आउट हो गए तो हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं बल्ला लेके। तो ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति नहीं हो। हाँ, अशोक तो डेफिनेटली अशोक ने किया होगा। तो टीएमसी के सुधांशु जी हैं क्या हमारे साथ जुड़े हुए? चलिए, सुधांशु जी नहीं जुड़े हुए। अख्तर अली साहब, जब इंडी ब्लॉक का आप लोग बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडी ब्लॉक का गठन हो रहा था, तो नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में घूम कर आप लोगों के साथ उस वक्त समर्थन कर रहे थे। तो उस वक्त सबसे पहले ममता बनर्जी ने मुखालफत की थी कि नेकला चलो की राह पकड़ी थी, फिर आप लोग भी उस राह को पकड़ लिए थे और उसका इंडी ब्लॉक का क्या हाल हुआ सबके सामने है। क्या अब फिर हार के बाद इंडी ब्लॉक की वकालत शुरू हो गई? क्या ये संभव है? और क्या सारे लोग जो अलग अलग विचारधारा के, क्योंकि विचारधारा अलग अलग इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर किसी को पीएम बनना है और उसी की दावेदारी थी और उसी को लेकर जो दरारें आई थी तो वो पड़ी थी, क्या लगता है कि फिर से उसकी कल्पना हो सकती है विपक्ष के बीच में? देखिए सारिक जी, ममता बनर्जी के साथ में हमारा जो अलायंस हुआ था 2009 चुनाव में, वो भी जो वहाँ पर लोकसभा हुई थी उसमें नहीं, विधानसभा में हम लोगों ने साथ चुनाव लड़ा था। उससे पहले ममता बनर्जी एनडीए में ही थे, उसके साथ में मंत्री भी थे और किसी कारणवश छोड़ दी थी, लेकिन 2003 में आने के बाद में उन्होंने फिर
बाहर से ही समर्थन दिया था, लेकिन एनडीए में ही थी और एनडीए से मिल करके ही बंगाल में चुनाव लड़ा करती थी। और उस वक्त देखा होगा आपने कि भाजपा और आरएसएस वाले उसको बंगाल का दुर्गा कहा करते थे और दुर्गा की संज्ञा देते थे। उनका जो बीजेपी का जो आरएसएस का जो का है पांचजन्य जो निकलता है आरएसएस का पत्रिका, उसमें भी दुर्गा का संज्ञा इनको दिया करते थे। फिर 2012 में हम 11 में लगभग हाँ हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था और 34 साल की शासन जो वामपंथ की थी उसको हम लोगों ने अलायंस होकर के हराया था। उसके बाद में ममता बनर्जी फिर हमारे से अलग हो गई थी। उस वक्त चुनाव जीतने के बाद में हमारी विधायकों को तोड़ करके अलग हुई थी। फिर हम कभी भी उनके साथ में या लोकसभा हो या विधानसभा कभी हमने मिल के चुनाव नहीं लड़ा। 16 का चुनाव में भी हमने वाम दल से अलायंस करके चुनाव लड़ा था। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी हुई थी उस वक्त, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन वहाँ पर जो पिच तैयार की ममता बनर्जी ने, जो सुटेबल था भाजपा के लिए, वो जो पिच था, हम वहाँ विपक्ष में थे तो विपक्ष में होने के नाते हम मुद्दों की बात करते थे, बेरोजगारी पे, किसानों की, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जूट मिल बंद हो रहे थे उस पे, या बंगाल जो औद्योगिक केंद्र होता था देश का वो जो ख़त्म हो रहा था उस पे हम बात करते थे। लेकिन तो उस पर भी ममता बनर्जी शायद सूटेबल नहीं थी और वो एक नया शगुफा लेकर के आई। हिंदू मुसलमान बीजेपी को बना बनाया पिच मिला और जिस पिच पे खेलते हुए बीजेपी माहिर है इन चीज़ों में। और उन्होंने जिस तरीके से इस चुनाव में एसआईआर के ज़रिया जितने लोगों का नाम काटा है इन्होंने, और उसके बाद में जो ट्रिब्यूनल में है अपील में, उन लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका नाम शामिल करो, नहीं शामिल किया गया। आज खमियाजा भुगत रही है ममता दी भी। लेकिन विपक्ष के साथ ये लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश की जो मूल ढांचा है, खूबसूरत ये लोकतंत्र हमारा देश का, जहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा और संस्कृति बदल जाती है, कई एक धर्मों के लोग, कई एक जाति के लोग एकजुट होकर के एक भारत बना के जो कांग्रेस पार्टी ने जो खूबसूरत गुलदस्ता दिया था, उसे अगर बिखरते हुए अगर हम देखेंगे तो निसंकोच विपक्ष को एकजुट करके और इस फासिस्ट पार्टी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई हमारा नेता राहुल गांधी ने कई एक बार दिखाया है कि किस तरीके से बीजेपी वोट चोरी करती है, और वोट चोरी का बाजाप्ते हमने सबूत भी दिया है। लेकिन मैंने बोला ना कि संविधान का हनन ये लोग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया इन लोगों ने, आज कोई सुन नहीं रहा, लेकिन जनता देख रही है। लेकिन जो अफीम का इन लोगों ने जो चश्मे चटा दिया लोगों को, हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी पाकिस्तान, आरोप आप लगातार लगा रहे हैं, ठीक है, वोट चोरी का आरोप लगाइए आप, दंगा करने का, हिंसा फैलाने का, सब आरोप। लेकिन अभी आज की खबर है और मुझे लगता है अशोक को ये खबर पता होगी कि न्यू टाउन में बीजेपी के कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या कर दी गई। विजय जुलूस में वो निकले थे और आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। तो जो आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी वहां पर हिंसा फैला रही है, मारपीट कर रही है, ममता बनर्जी भी आरोप लगा रही है वहाँ मार, तो कल भी सेंटर से जो खबर आई है अशोक, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से उन्हें पीटा गया है। तो किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि चैलेंज बहुत है, एक तरफ ममता बनर्जी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरी तरफ विजय जुलूस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आप लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ, और ये कोई नया नहीं है, ये लगातार आ रहा। आप जानते हैं 3 से 77 का जो सफर रहा था, उस दौरान तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। देखिए इब्राहिम जी, 2 नेताओं का मैं बयान को कोट करना चाहूँगा यहाँ पर। एक अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद में सभी लोग चले जाएंगे दिल्ली, सभी फोर्सेस चले जाएंगे, उसके बाद देखते कौन बचाता है। ये अभिषेक बनर्जी का रैली के दौरान कहा गया स्टेटमेंट है। सियानी घोष का कितना ऐसे स्टेटमेंट है कि यमुना पार चले जाएंगे, उसके बाद तो हम ही लोग हैं। यानी एक तरह से बंगाल की जनता को लोकतंत्र नहीं, तानाशाही से उनको अपने मत अपने पक्ष में करने का इन लोगों ने प्रयास किया था। हमारे नेता ने क्या कहा कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा कि हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। यह होता है सोच कि हम जीत गए हैं और मंच पे खड़े होकर हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता ये कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं, देश ही नहीं बंगाल के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। साहब,
आप कौन सी बात करते हैं? एक तरफ टीएमसी के नेता तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं अभी तो चले जाएंगे सब यमुना पार, दिल्ली चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कौन बचाता है, और एक तरफ हमारे नेता कहते हैं कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। यह अंतर होता है इब्राहिम जी, क्योंकि देश, हम राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं, ये देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बंगाल। तो बंगाल के अंदर में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो लोकतंत्र में मेरे विचार से सहमत हो या सहमत नहीं हो, वो सभी इस देश के नागरिक हैं। हम इस सोच के साथ काम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में एक अच्छा बंगाल बनने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए अभी अख्तर जी कह रहे थे कि अख्तर जी तो मेरी बातों को कोट करते हुए इन्होंने तो बात को आगे बढ़ा दिया कि ममता बनर्जी क्यों हारी, कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने को वहां पर एंट्री नहीं दी गई, नैनो की, टाटा नैनो के फैक्ट्री को बंद करवा दी, बिरला के बड़े बड़े इंडस्ट्री को बंद करा दी, बड़े बड़े औद्योगिक घराना को बंगाल में रहने नहीं दी, जिसको दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट कराना पड़ा। पहला हार का कारण वो था। दूसरा, एक अख्तर जी ने और कोट किया कि हिंदू मुसलमान का पटकथा को ममता बनर्जी जी ने शुरू किया, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। तो यही तो हम बोलना चाहते हैं इब्राहिम जी, कि हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया था, इसलिए बहुसंख्य समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना आस्था दिखाया। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब वहां पर दुर्गा मां का मूर्ति को छोटा करने का साइज का ऑर्डर दिया जाता है, दुर्गा मंदिर का पट को बंद कर दिया जाता है, प्रोसेशन जुलूस को बंद कर दिया जाता है, हिंदू पर्व त्योहार को मनाने के लिए कोर्ट का शरण में जाना पड़ता है, तो यह किस तरह का सरकार है? तो बहुसंख्य समाज तो अपने तो सोचेंगे ना, विचार करेंगे कि ये आजाद भारत है साहब, ये कोई तानाशाही या अंग्रेज या मुगल काल में नहीं रह रहे। ये स्वतंत्र भारत में अपने धार्मिक स्वतंत्रता को मानने का अधिकार है। आप बंगाल में मां काली की प्रतिमा नहीं बैठाने देते, आप बंगाल में दुर्गा मां की प्रतिमा बैठाने नहीं देते, सरस्वती पूजा मनाने नहीं देते, हिंदू पर्व त्योहार को रोकते हैं, आप मंदिरों को पट को बंद करने का काम करते हैं। साहब, ये कुकर्म का सजा बंगाल के बहुसंख्य समाज ने देने का काम किया। और मुझे स्क्रीन में बोलने में कोई किंतु परंतु नहीं है कि उन्होंने साफ टीएमसी के नेताओं ने कहा था कि मुस्लिम 100% हमको दो। तो जब ये बयान टीएमसी के नेता देंगे तो बंगाल के बहुसंख्य समाज कोई बेवकूफ नहीं है, कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे। उन्होंने भी बता दिया कि लोकतंत्र में बहुसंख्य समाज अगर एक तरफा हो जाएगा तो कोई माई का लाल सेकुलर का चश्मा ओढ़े हुए कोई देश में शासन नहीं कर पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना रही है। यह बंगाल की जनता को माई माटी मानुष बचाने को लेकर बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस बात को लेकर भी कोट करते हैं आपके चैनल में कि हम बदला नहीं बदलाव के साथ काम करते हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन से कहा है। हम तृणमूल कांग्रेस जैसा लड़ाई झगड़ों में हम विश्वास नहीं करते हैं कि जैसे ही तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आग जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अभी अख्तर जी बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, ममता बनर्जी को रोक रहे हैं। साहब, वो दिन भूल गए। अच्छा, अशोक के मेडिकल छात्रा, अच्छा ठीक है, अशोक आसनसोल की मेडिकल छात्रा और न्यू टाउन की अशोक सुनने का भी पेशेंस रखिए, सुनने का पेशेंस रखिए। ममता बनर्जी को करना पड़ा सुनिए और ना, आज वो पूरी तरह से हारी है। अशोक, न्यू टाउन का मैंने जिक्र किया, जो सत्य है नक्षत्र न्यूज पे जरूर दिखता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो अख्तर अली साहब कह रहे हैं सीधे सीधे से खारिज नहीं कर दिया जाएगा उनकी बात को। आसनसोल और कई ऐसे कार्यालय हैं तृणमूल कांग्रेस के जहां आगजनी की गई, उस पर कब्जा कर लिया गया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी कांग्रेस के एक बड़े नेता बंगाल के अधीर रंजन चौधरी को कोट करना चाहूंगा, कम शब्दों में रखिएगा। साफ शब्दों में कहा कि पहली बार बंगाल में धन्यवाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को, धन्यवाद देना चाहूंगा सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया। यह होता है गुड गवर्नेंस, यह होता है इलेक्शन कमीशन को साधुवाद देना। ये केरल में चुनाव जीतेंगे तो इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। बंगाल में हारेंगे, असम में हारेंगे तो ईवीएम मशीन, इलेक्शन कमीशन, तो जरा केरल में भी बोलिए ना। इलेक्शन कमीशन चोरी करके कांग्रेस चुनाव जीती है। मिनाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं अशोक का जी। देखिए, वो बहुत बड़े जो अशोक बड़ाक जी है, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, वो लंबा लंबा गला चीर के बोल रहे हैं। इनको पता नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जब ये भगवानपुर से जब चुनाव जीते तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमने हिंदुओं के वोट पर हमने चुनाव जीता है और हमको मुसलमान का कोई काम नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं अभी गला फाड़ फाड़ के सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, कैसा सबका साथ सबका विकास? आपका नेता कुछ और बोल रहे हैं। जो फायर ब्रांड है वहाँ बीजेपी के माने शुभेंदु अधिकारी, वो भगवानपुर से चुनाव जीतने के बाद आप यहाँ लंबा लंबा देख लीजिए और सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा
कि जो हमको करेंगे समर्थन हम उनको सहयोग करेंगे। तो साहब आप तो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। सुनिए ना, आप तो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं कि 30% हिंदू तुष्टिकरण करना चाह रहे हैं, तो आपकी भाषा हिंदू तुष्टिकरण की काम कर रहे हैं आप। अभी तो सारा बात आपने वही कहा। आप शब्दों में कहा कि जो हमको समर्थन करेंगे हम उनको सहयोग करेंगे, तो गलत क्या बोले? तो अभी आप काय को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला कि सबका साथ सबका विकास सबके लिए काम करेंगे, फिर आप बोलिए ना कि अच्छा ठीक है, चलिए चलिए अशोक कहाँ है रोहिंग्या और कहाँ है बांग्लादेशी? इतना चिन्हित किया कुंदन जी आप न्यूट्रल है। अशोक जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं अपने, अख्तरी साहब कोई फायदा नहीं, किसी की आवाज आएगी नहीं, बोलते नहीं आप लोग। नहीं रोहिंग्या का मामला इन लोगों ने उठाया था। कितना रोहिंग्या ने बाहर किया, इसका डाटा है कुछ? इब्राहिम जी चुनावी एजेंडा बना रखा है इन लोगों ने रोहिंग्या। अभी फिर से आप लोग बोलते रहिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है। अशोक अख्तरी साहब किसी की आवाज बोलते रहिए, आप लोग बोलते रहिए, आप लोग किसी की आवाज नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं है। कुणाल जी अच्छा कुंदन जी एक चीज बताइए तो। अच्छा कुंदन जी म्यूट कीजिए अख्तर अली और अशोक को म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए चलिए। अच्छा कुंदन जी ये बताइए, जिस तरह से अशोक बोल रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं कि हम उनका काम करेंगे जिनका समर्थन मिला है, मतलब ये लोकतंत्र में ये अच्छी परिभाषा है क्या भाई कि आप चुनाव जीतने के बाद बोलेंगे? पहले तो आप अरे रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही अख्तारी साहब, आप बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं है। कुंदन जी ये लोकतंत्र में क्या अच्छा स्टेटमेंट है क्या? इसको एंटरटेन करना चाहिए क्या? मतलब आप पहले तो बाइफरकेट कैसे करेंगे कि किसने हमको वोट किया, किसने नहीं किया, और अगर नहीं भी किया तो आप एक प्रांत के अगर मुख्यमंत्री वो बनते हैं तो एक प्रांत के मुख्यमंत्री, उस प्रांत वाले सारे लोग आपके किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए शुभेंदु अधिकारी चाह भी लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। हाँ। पहले पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या कहता है, पॉलिसी अप्रिहेंशन क्या कहता है। अब कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये तय भी नहीं कर सकता है कि इस देश के कौन से नागरिक को हम पॉलिसी देंगे, कौन से नागरिक को नहीं देंगे। उसके लिए फिर अलग से लॉ लाना पड़ेगा। लॉ लाने के लिए आपको पूरे सेगमेंट्स में लाना पड़ेगा, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि 3.5 महीने में वहां रह के आया हूं। एक समझने वाली बात है, कांग्रेस में अगर मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई पार्टी खुश हुई है भारतीय जनता पार्टी को जीतने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है। खुश हुई है, मैं मानता हूं। और मैं देखिए इसका 2 कारण है। मैंने कुछ बंगाल में कांग्रेस के मेरे अच्छे मित्रों से, अच्छे यंगस्टर्स को उन्होंने टिकट दिया इस बार, काफी अच्छी लड़ी है कांग्रेस, इसमें कोई 2 मत नहीं है। आप देखिए, मैं वो याद कर रहा हूं जब 0 से 3 आई थी भाजपा, आज 0 से 2 आई है कांग्रेस। वोट परसेंटेज बढ़ा है, कैडर सेगमेंट्स बढ़ा है, अच्छा लड़ी है। एक नेता ने मुझे फोन करा और यह बात करी, मेरी बात हुई, न्यूज़ 11 में भी बात हुआ था, मतलब दूसरे चैनल का नाम ले रहा हूं मैं, सॉरी, कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम मारा नहीं जाएगा। और यह बात मैं भी ने, अधीर रंजन चौधरी ने एक बार जब उनको सेंट्रल फोर्सेस ने बाहर निकाला था तो उन्होंने भी यह बात कहा था कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोग मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट करती है, लेकिन देखिए जहां बात लोकतंत्र की, जो सवाल आपने पूछा, यह संभव नहीं है चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, किसी का पॉलिसी नहीं रोक सकते, किसी का काम नहीं रोक सकते, जो प्रोसेस है वो होगा, स्ट्रक्चर होगा। मैं एक और केस याद दिलाता हूं, देखिए कुछ चीजें हैं जो केस के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चलती रहती है, चलेगी। दुर्गापुर में एक बाजार है जहां पे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि मंदिर को वापस खोल दिया जाए। वहां पे टीएमसी के लोगों ने और पुलिस ने जाकर के वापस उस मंदिर की बैरिकेडिंग करके उसको बंद कर दिया। कल जब भारतीय जनता पार्टी जीती है तब जाके पुलिस को उस मंदिर ने खुलवाया। अभी मैं अगर बोलेंगे, मैं देख के उस मंदिर का, उस जगह का नाम भी एग्जैक्ट बता दूंगा। देखिए लोकतंत्र में दोनों की जगह नहीं है, जहां पे किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा दबाया जाए या किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा उठाया जाए। जब आप जो अशोक जी कह रहे हैं कि सेकुलर के चश्मे की बात जो अशोक जी कह रहे हैं, देखिए मैं एक बात जानता हूं, जो मैं आज टीवी डिबेट पे एक दर्द की बात बताता हूं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, अगर हम विकास को छोड़ के किसी एक धर्म के अगर हम बहुत ज्यादा आगे दबाएंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे तो आदमी विकास से पहले धर्म खोजेगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप दोनों को बैलेंस करिए,
तो फिर डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं तो ना कोई सेकुलर रह पाएगा, ना कोई धर्म दे पाएगा, फिर हम इसी की लड़ाई लड़ते रह जाएंगे। चलिए मृणाल जी का रुख कर लेते हैं, समय की कमी है, मृणाल जी के पास हम कमी समय दे पाए। मृणाल जी, वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे, किस रूप में इस नई सियासत को आप देख रहे हैं और इंडी ब्लॉक का आने वाले समय में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडी ब्लॉक जो है, लोकसभा में हम लोग मजबूती से एक ही विचारधारा के लोग हैं, और जिस प्रकार से संघ जो है, आरएसएस जो है, जिस प्रकार से सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करती हुई जा रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके विरुद्ध हम लोग खड़े रहेंगे। जितने भी हम लोग इंडी ब्लॉक के लोग हैं, जो भी बेसिकली गठबंधन में हम लोग विश्वास रखते हैं, भी गठबंधन की राजनीति चल रही है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा से ये संघीय विचारधारा से अपने भी लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, वो हम लोग भी उस प्रकार के विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। और जहां तक आप देख लीजिए कि बंगाल में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को माने सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार से प्रयोग करके चुनाव जीतने का पूरा प्रयास किया गया है, उसके विरुद्ध में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी जी से भी बात किया है। जरूर बात है कि हो सकता है कि विधानसभा लेवल पर हम लोगों का कुछ मनमुटाव रहा होगा, लेकिन जो है अगर कोई संविधान पर खतरा अगर करता है, बाबा साहब के संविधान पर अगर खतरा करता है, तो हम लोग सभी लोग एक साथ हैं और पूरे देश में इनको भगाने का काम करेंगे। चलिए, जब राज्यों में चुनाव लड़ने की बात आती है तब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तब एकजुट होकर बीजेपी को भगाने की वकालत होने लगती है। चलिए, ये भी दिलचस्प है सियासत का ये दूसरा चेहरा। बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका, अशोक जी आपका बेहद शुक्रिया, अख्तर अली साहब बेहद शुक्रिया आपका, मृणाल जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।